स्तंभ बेदिशा में है, ठीक है, बेस नगर में है गरुड़ स्तंभ। चलिए यहाँ तक बात आगे बढ़ती है। और ये तो रही हमारी बात मालवा उज्जैन की, और जो अगल बगल राज्य थे वहाँ पे कौन था, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे था रीवा में थे, मेरे ख्याल से मगवंश थे रीवा में, और जबलपुर में बौद्धि वंश था, है ना। तो ये और जगह के कई सारे वंश हैं जो फिर मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी मेन टॉपिक लेके चलते हैं। फिर आता है जब टाइम बीता, फिर शुंगाज आए, फिर भारत के इतिहास में बताऊंगी डिटेल में। फिर आए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कौन थे? ये दक्षिण के थे। इन्होंने जब मौर्यों का पतन हो गया था, तो फिर कौन सी शक्ति उभर के आई? सातवाहन की शक्ति उभर कर आई। तो सातवाहन वंश कहाँ के थे? मेन दक्षिण के थे। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बोलो तो महाराष्ट्र के थे। तो उनको महाराष्ट्र बहुत पसंद था, ठीक है, वो वहीं रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विजयी कर लिया था उत्तर के सभी भागों को, जैसे मध्य प्रदेश के कई भागों को भी विजयी कर लिया था। मध्य प्रदेश के तो सातवाहन वंश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसका एक महान शासक था, उसका नाम था सातकर्णी, राजा सातकर्णी, ठीक है। उन्होंने मालवा विजय की थी, जो कण्वों का अंत करके, क्योंकि मौर्य काल के बाद कण्व आए और कण्व का अंत करके सातवाहनों ने मालवा पर विजय की थी, सातकर्णी ने। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? उज्जैन में हमें उनके सिक्के मिले हैं जिसमें लिखा है सिर सात, यानी उन्होंने सातकर्णी यहाँ पर आए और कण्वों को हराया। फिर आते हैं गौतम पुत्र सातकर्णी, सबसे महान राजा मैं कहूँगी सातवाहन वंश का। तो इनमें क्या हुआ? शक और सातवाहन संघर्ष हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक कहानी चल रही है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अब आगे कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके 4 किरदार हैं। एक देखिए, जब सातवाहन वंश था तभी एक वंश आया शक वंश, ठीक है। कौन था? शक वंश। सातवाहन हमारे इंडिया का शासन था, लेकिन जो शक आए थे वो चाइना से आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से, ठीक है। शक चाइना से आए थे, पश्चिमी चीन से आए थे। अब उसी के दौरान जो सातवाहन भी थे और शक वंश भी थे। तो क्या होता है यहाँ पे मैं बताऊंगी क्या होता है कि जो राजा गौतम पुत्र सातकर्णी थे, उन्हीं के पुत्र थे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। उन्होंने जो मालवा का एक बड़ा भाग अपने अधीन रखा था, लेकिन क्या हुआ, जो उज्जैन के एक शक क्षत्रप राजा रुद्रदमन थे, उन्होंने उनको परास्त कर वहाँ पर शासन किया। अब कैसे, मैं आपसे बताती हूँ। देखिए, इधर सातवाहन वंश है, उधर शक वंश है, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सातवाहन दक्षिण में थे, सातकर्णी ने मालवा जीता, सांची में सिक्के मिले सिरसात के। फिर सबसे महान गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के उज्जैन से मिले। फिर उनके बेटे कौन हुए? पुलवामी। एक सेकेंड, 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ चलिए, ठीक है, मैं थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो शक राज्य में था रुद्रदमन, एक राजा था वहाँ का महान रुद्रदमन ने क्या किया कि जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। तो अब चूंकि ये चाइना से आए थे शक लोग, तो इन्होंने क्या किया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को हराया और उज्जैन में शक वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो फिर बाद में ये वंश क्या कहलाया? कार्दमक वंश कहलाया बाद में।
क्या था कि शकों ने अपना राज्य 4 जगह स्थापित किया। बाद में युद्ध करने के पश्चात उन्होंने 4 जगह स्थापित किया। कहाँ कहाँ? नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब। इनमें से हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है? नासिक और उज्जैन हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नासिक में रहे उन्हें छहरात कहा गया और जो उज्जैन में रहे तो कारदमक कहा गया। तो मेन पॉइंट क्या है कि कारदमक बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कारदमक का जो रुद्रदमन फर्स्ट था, उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? जो पुलवामी था उसको हराया और मालवा पर विजय कर ली। ठीक है, पुलवामी हार गया लेकिन सेना तो उसके पास भी थी अच्छी खासी। तो फिर बाद में शक ने क्या किया कि पुलवामी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। कैसा? कि पुलवामी की बहन के साथ इन्होंने मैरिज कर ली। ये सबसे आसान तरीका होता था इतिहास में, अगर युद्ध नहीं लड़ना है, जब पता चल जाता था कि सामने वाले को हम नहीं हरा सकते हैं युद्ध से, तो हम फिर उसके साथ विवाह कर लेते थे। और जहाँ बेटी चली गई तो फिर वो तो अपने आप ही बड़ा मानते हैं सोसाइटी में ऐसा, हालांकि ये गलत है। तो फिर क्या हुआ? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम अपना गुप्त काल में। अब मौर्यंस के बाद गुप्त है, हालांकि बीच में कई सारे और आए, जैसे कुषाण आए। तो कुषाण का ज़्यादा कुछ इतना नहीं मिलता है एमपी में, केवल कुषाण के शहडोल से सिक्के मिले हैं राजा कनिष्क के, और बौद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं कुषाण कालीन, बस भेड़ाघाट से, बस इतना ही है। फिर मौर्य के पश्चात पश्चिमी भारत में यूनानी शासन रहता था। ठीक है, मौर्यंस थे पहले पश्चिम भारत में, लेकिन फिर यूनानी आ गए। ठीक है, फिर आता है गुप्त काल। फिर दोबारा जब मौर्य के बाद दोबारा भारत का एकीकरण गुप्त काल में हुआ। जब मगध में गुप्त काल बढ़ रहे थे तब मध्य में अनेक प्रतापी राजा थे, जैसे शक थे, रुद्रदमन का हक हो ही गया था उज्जैन में, है ना। तो और अभीर वंश भी आ गया था। अभीर वंश कहाँ आ गया था? जबलपुर साइड आ गया था। बौद्धि वंश आ गया था। बघेलखंड में मगध वंश आ गया था। तो इस प्रकार के कई सारे राज्य आ गए थे। तो फिर जब गुप्त काल आया, तो अब गुप्त काल में उज्जैन कैसे कनेक्टेड है विक्रमादित्य से? चलिए इसकी एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसकी कहानी ये है एक, हाँ इसकी कहानी एक ये है, इसकी कहानी एक ये है कि क्या होता है कि समुद्र, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग समुद्रगुप्त ने की थी। आप लोगों को पता ही होगा कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा राज्य का फैलाव समुद्रगुप्त ने किया था। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि ज़्यादातर राज्य समुद्रगुप्त ने ही जीते, और उन्होंने उज्जैन बस को छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश पे अपना अधिकार कर लिया था। बघेलखंड वगैरह को छोड़ के विदिशा, सागर, इधर सब उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उज्जैन को नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे शक थे, शक बहुत शक्तिशाली थे। फिर क्या होता है, ये तो समुद्रगुप्त से थे और फिर वो मर मुर गए। फिर कौन आए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, और उनके बड़े भाई रामगुप्त थे। रामगुप्त पहले शासक थे, पहले राजा बने, फिर उसके बाद विक्रमादित्य बने। फिर तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर 3 लोग कहानी में आते हैं, एक रामगुप्त, दूसरा उनकी पत्नी, तीसरा शक राजा, चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या होता है कि जो रामगुप्त हैं और शक राजाओं के मध्य युद्ध होता है और रामगुप्त हार जाते हैं। रामगुप्त हार जाते हैं और शक राजाएं उनकी पत्नी को ले लेते हैं, उनकी पत्नी ध्रुव देवी को वो ले लेते हैं, और रामगुप्त अपनी पत्नी को सौंप लेते हैं। ये सब राजा विक्रमादित्य देखते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी भाभी को वो ले जा रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उबाल आता है, और वो ठान लेते हैं कि मैं शक राजा को हराऊंगा। तो फिर उन्होंने ठाना और उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने शक राजाओं को हराया और अपनी भाभी को वहाँ से मुक्ति दिलाई, और फिर खुद राजा बन गए, रामगुप्त को हत्या करके या मेरे ख्याल से परास्त करके खुद राजा बन गए। इस प्रकार से उन्होंने उज्जैन पर अधिकार किया और उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया। चूँकि एक ये मेन फैक्ट बात होती है कि जो जहाँ पर लोगों को लगता है कि नहीं, दैट इज़ अ वीक पॉइंट, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे राज्य में, तो वहाँ को लोग राजधानी बना देते हैं, क्योंकि राजधानी में सैन्य व्यवस्था स्थापित रहती है। तो इसलिए वो सुरक्षित रहता है कि कभी कुछ विद्रोह वगैरह होगा तो हम जल्दी से इसे दबा देंगे। चूँकि उज्जैन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और जल्दी ही शक राज्यों से छूटा था, तो ये आशंका थी कि शक इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या था, विक्रमादित्य ने उसको राजधानी, अपनी दूसरी राजधानी बना ली मगध के अलावा।
और फिर वहाँ का शासन करने के लिए, अब चूँकि विक्रमादित्य तो मगध में ही रहेंगे, तो उन्होंने वहाँ का शासन करने के लिए बंधुवर्मा सामंत थे, उनको क्या किया, उनको नियुक्त किया, बंधुवर्मा को। फिर बंधुवर्मा कौन थे? बंधुवर्मा ने ही जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर दान में दिया था। जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर दान में दिया था बंधुवर्मा ने ही। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर दान में दिया था, तो वो बंधुवर्मा है। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि तब के टाइम पे किसी जुलाहा श्रेणी को मंदिर दान में देना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सब किसको मानते थे? ब्राह्मण जाति का वर्चस्व रहता था। इसलिए जुलाहा श्रेणी को कोई मंदिर दान में देना ये बहुत बड़ा अपने आप में अजूबा था तब के टाइम पे। तो इसलिए बंधुवर्मा का नाम ज़्यादा चला है और ये बात पूछी जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बात और आती है। ठीक है, यहाँ पे तो विक्रमादित्य उज्जैन को अपनी राजधानी बना ही लिए। फिर एक वंश आता है नागवंश। कौन सा वंश आता है? नागवंश। अब नागवंश मथुरा के नागवंश रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी राजधानी क्या रहती है? एक नाग रहते हैं भीम नाग, उन्होंने अपनी राजधानी पद्मावती ले गया। पद्मावती कहाँ है? पद्मावती ग्वालियर से कुछ दूर में है, जिसे पद्म पवैया कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि समुद्रगुप्त ने जो अंतिम नाग राजा था गणपति नाग को परास्त कर दिया था और उसका राज्य अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, मथुरा में तो नागवंश था। अब समुद्रगुप्त ने नागवंश जो पद्म पवैया था उसे अपने में तो मिला लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि नागवंश शक्तिशाली था। नागवंश क्या था? शक्तिशाली था। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत अच्छे राजा थे, बहुत कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने मथुरा की नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिया। तो कोई युद्ध वगैरह की बात आई ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब दूसरी शताब्दी का अंतिम चरण चलता रहता है तो क्या होता है कि नागों का प्रभुत्व जम जाता है। धीरे धीरे नागों का प्रभुत्व कहाँ जम जाता है? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पद्मावती में नाग कुलों का शासन था, ऐसा कहा जाता है। पद्मावती क्या? वही पद्म पवैया, ग्वालियर से दूर। ग्वालियर में भी शासन था, चूँकि मथुरा में भी था, है ना। तो यहाँ पर जो नाग लोग रहते थे, जो नाग वंश था, यहाँ पर कैसे नाग लोग रहते थे? ये अपने कंधे पर शिव भगवान की मूर्ति लिए रहते थे, शिवलिंग वहन करते थे। शिव भगवान की मूर्ति नहीं, सॉरी, शिवलिंग अपने कंधे पर, सेम इसी तरीके का, बाहुबली के जैसा। ठीक है, और बाद में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया गुप्तों एवं वाकाटाकों के साथ, क्योंकि हमें अगर यहाँ राज्य करना है तो हमें बड़े बड़े राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, ऐसा कूटनीति होती थी। तो फिर इन्होंने अपने कंधे पर शिवलिंग धारण कर लिया और वहन करते थे। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो बाहुबली के उस टाइम पे माथे पे नाग की एक वो भी बना है, बिंदी टाइप का, हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट करते होंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा। फिर गुप्त काल आया, फिर धीरे धीरे हूण आक्रमण हुआ। फिर गुप्त काल के दौरान ही हूण आक्रमण हुआ। हूण आक्रमण को कब हुआ था? कुमारगुप्त के टाइम पे हुआ था और भानुगुप्त के टाइम पे। तो भानुगुप्त के टाइम पर हूण आक्रमण हुआ तो भानुगुप्त ने तो हूणों को हरा दिया, लेकिन उनके जो कौन थे? सेनापति थे गोपीराज, वो मर गए थे। ऐसा वो होता था कि जब कोई बाहर से आक्रमण होता था तो क्या होता था कि बाहर जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ की महिलाओं के प्रति बहुत गंदी नज़रों से देखते थे, है ना। अब दूसरा मतलब राजाओं की रानी को बंदी बना लेते थे, उनके साथ दुराचार करते थे, बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती थी। इसलिए ज़्यादातर जो महिलाएं रहती थी, जो रानियां रहती थी, वो आत्मदाह कर लेती थी या तो सती हो जाती थी। तो इसी प्रकार
गोपीराज की जो पत्नी थी वो भी विधवा हो गई थी, तो वो सती हो गई कि मुझे किसी मतलब मुझे किसी का दुराचार नहीं सहना, इससे अच्छा मैं सती हो जाऊं। ठीक इसी प्रकार किसने किया था, इसी प्रकार पद्मावती बहन ने किया था कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और उन्होंने अपना आत्मदाह दे दिया, जौहर दे दिया। जौहर कहते हैं आत्मदाह देना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोगों ने, अगर मूवी देखी होगी तो समझ पाएंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो होड़ चूँकि चीन की खूंखार जनजाति थी, तो वो ऐसा करते थे जो आक्रमणकारी होते थे। क्यों ऐसा होता था? जहाँ ड्रफ्ट एरिया है, जहाँ सूखा एरिया है, मिडिल एशिया है और चीन वाला रीजन है जहाँ रेगिस्तान है, तो वहाँ खाने को कुछ होता नहीं है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं मांस वगैरह खाने में। लेकिन हालांकि ये गलत है और एकदम भूखे अब भूखे भेड़िया के जैसे होते थे कि कुछ मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं देखते थे। महिलाओं का एकदम तिरस्कार जब मुग़ल आए तो भी हुआ और सुल्तान जब रहे तो भी हुआ, तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली। ठीक है, चलिए बस मैं आपका इतना ही टाइम लूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर माय लेक्चर। ये रहा हमारा प्राचीन इतिहास। अगले चैप्टर में मैं मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करूँगी और जो मध्य प्रदेश के राजवंश हैं इनका मैं अलग से एक वो लूँगी, चाहे वो प्राचीन के रहे हों, चाहे वो मध्य के रहे हों, चाहे वो आधुनिक के रहे हों, सबको डिटेल में, क्योंकि अलग अलग करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अन्य राजवंश मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगी, जो मध्य प्रदेश के और राजवंश थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।